नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास लेके चल रहे हैं अपने पास, ठीक है, वो है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर फेस्ट। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर फेस्ट चलेगा। ठीक है, आप देखना, पहले अपन सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक चलती है, ठीक है, कौन सी बुक अपने को खरीदनी है, ठीक है, और सबसे पहले अपन कौन सा पेपर पढ़ाएंगे। उसके बाद अपने पास, ठीक है, पेपर फेस्ट लेके चलेंगे। इसी प्रकार सेमेस्टर फेस्ट का भी सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन सी बुक लेनी है अपने को और कौन सी बुक अपन पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, आप देखना भी, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। मैं आपको एक बात और बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो क्लास चलेगी दोनों मीडियम के अंदर चलेगी, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम के अंदर भी। इंग्लिश मीडियम के अंदर मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा, हिंदी मीडियम के अंदर मैं क्या करूंगा, बोल लूंगा मैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी जिस मीडियम का है वो अपने अकॉर्डिंग चलना। ठीक, और जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो अपना ऑफलाइन बैच चल रहा है। ठीक, रिद्धि सिद्धि के ऊपर आ जाओ। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी पहले 7 साल ऑफलाइन ही चली थी, उसके बाद अब ऑनलाइन स्टार्ट किया। जो विद्यार्थी नहीं आ सकता वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के। ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल भी यही है मैट्रिक्स मैथ एकेडमी, उसके ऊपर आप डेमो लें। उसके बाद डेमो लेने के बाद सेटिस्फाई है, ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। सेकंड पॉइंट, इसके बाद जो विद्यार्थी दूर है या जिस विद्यार्थी, ऐसा भी है कोई विद्यार्थी जो भटक रहा हो, तो कृपया करके उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाएं जिससे किसी विद्यार्थी का भला हो सके। ठीक है, एक और बात याद रखना, अपन जितने भी अपने पास एग्जाम्पल है, थ्योरम है, डेफिनेशन है, सभी को क्लियरिटी से नोट्स बनाएंगे प्रॉपरली। ये नोट्स आपके काम आगे तक आएंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी बीएससी बीएड कर रहा है उसको आगे जाके सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना है। ठीक है, जो विद्यार्थी बीएससी कर रहा है वो बीएड करके सेकंड ग्रेड का देगा या मास्टर डिग्री करेगा, तो उनमें भी काम आएंगे ये चीज़ें। ठीक है, आपको बता दो, तो जो पिछली बार का बीएससी उसका सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंदर बीएससी के 85 क्वेश्चन आए हुए थे। 55 पे कट ऑफ जा रही थी ओबीसी की। ठीक है, और उसमें भी सीट खाली गई है। तो बीएससी को अड़के में मत लेना। परसेंटेज बनाना कोई वैल्यू नहीं, परसेंटेज कितनी वैल्यू नहीं होती, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। आप नॉलेज कितना ले रहे हो उस चीज को इंपॉर्टेंट देना। प्रॉपरली आपके पास नोट्स होने चाहिए, ऐसे नोट्स बनाओ कि आगे तक काम आए। क्या पता कल तुम भी टीचर बन जाओ। हम भी जब विद्यार्थी थे तब ऐसे ही थे, लेकिन आज हमें एक एक नोट्स बनाना पड़ता प्रत्येक विद्यार्थी को कि पढ़ाने के लिए। ठीक, इसीलिए आप भी, मेरी यही सजेशन है कि आप भी अच्छे नोट्स बनाओ प्रॉपर। आपके छोटे भाई है या छोटा बहन वगैरह है या आपके फैमिली में रिलेशन में कोई और है, उसको दे इसको, या फिर आपके खुद के काम आ जाए। ठीक है, तो अपने पास पहले बीएससी बीएड के फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला जो पेपर अपने पास प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, देखो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित। इसमें देखना भी, ये एक पेपर है, एक ही बुक चलेगी इसके अंदर। ठीक है, प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट होती है अभी। ठीक है, प्रत्येक यूनिट 8 नंबर की होती है, तो 8 × 5 = 40, 40 नंबर का पेपर है अभी। ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर है, बड़ा इजी है, बड़ा शानदार है। डेफिनेशन थ्योरम आएंगे इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। जो मैं नोट्स बनाऊंगा नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, जितने भी पेपर हुए हैं ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अपने नोट्स देख लेना, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। पहली बात ये। दूसरी बात, रेगुलरली क्लास लेनी है, चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो। ठीक है, सेकंड जो पेपर अपने पास कैलकुलस, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा। इसके अंदर 2 बुक चलती है भी। इसके अंदर अपने पास कितनी बुक चलती है, 2 बुक। पहली है डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड अवकलन, कलन।
सेकंड। दूसरी बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, सेकंड। समाकलन, इनके पीछे सेकंड क्यों लगता है अभी? क्योंकि फर्स्ट आपने 12th क्लास में पढ़ी हुई है, इस वजह से। इसमें ध्यान दे लेना अभी, इसके अंदर से आपके 3 यूनिट आएंगे। कितने यूनिट आएंगी? 3 यूनिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट। इसके अंदर से 2 यूनिट आएंगे भी, यूनिट फोर्थ और फिफ्थ, 2 यूनिट। टोटल हो गए भी 5 यूनिट। ये 24 नंबर का, क्योंकि प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की? 8 नंबर की। 8 या 24, ये कितने नंबर का? 16। टोटल हो गया भी 40 नंबर का। थर्ड जो पेपर है वो देखना भी। एनालिटिकल ज्योमेट्री, एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इसके अंदर 3 बुक चलती है अभी। कितनी बुक चलती है इसमें? 3 बुक चलती है। पहली बुक है अभी, ये पेपर भी 40 नंबर का ही है। प्रत्येक पेपर 40-40 नंबर के ही होते हैं अभी। टोटल कितने हो गए? 120 नंबर का। 30 नंबर का प्रैक्टिकल चलता है। प्रैक्टिकल भी कहां से आता है? वो भी इसी बुक में चलती है, इसके अंदर ही बुक चलती है। ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय निर्देशांक, दूसरी जो बुक है 3D, 3 डायमेंशन, त्रिविमीय, निर्देशांक ज्यामिति। थर्ड जो बुक है अभी, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी बोल सकते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोल सकते हो। ठीक है। तो क्या लिखा भी मैंने? ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी लिखा भी, या फिर लिख सकते हो एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या, रेखिक प्रोग्रामन समस्या, ये 3 बुक चलती है अभी। आप देखना, इसके अंदर 1 यूनिट आएगी, 1 यूनिट। इसके अंदर से 3 यूनिट आएंगे भी। इसमें यूनिट फर्स्ट आएगी, इसमें यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ, इससे 1 यूनिट आएगी, यूनिट फिफ्थ। ये टोटल तुम्हारे पास भी 6 बुक चलती है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सी है, जिसको विद्यार्थी को आगे जाना है। एक तो ध्यान देना भी, बीएससी बीएड के बाद या फिर बीएससी के बाद आईआईटी जेम का एग्जाम दे सकते हो आप। किसका एग्जाम दे सकते हो? आईआईटी जेम का। उसके अंदर इंटीग्रल कैलकुलस आती है अभी। ठीक है। 15-16 नंबर की आती है कम से कम। ठीक है। जिसमें डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन काम आते हैं। ठीक है। एक अगर आप हाई मास्टर डिग्री कर ली, आपने एमएससी वगैरह कर ली, तो उसके बाद नेट और गेट का एग्जाम दोगे आप। तो नेट और गेट के अंदर भी एलपीपी चलेगी आपके पास। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। गेट के अंदर ज्यादा स्कोरिंग होती है, शायद 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। नेट में 2 ही क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है। तो ये बुक और ये बुक इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रैक्टिकल होगा बीएससी बीएड के अंदर फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल होगा, वो भी इससे होगा भी, एलपीपी से, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के अंदर से होगा। तो इन चीजों का, इन 2 बुकों का तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बीएससी बीएड वालों इन 2 को ध्यान रख लेना फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है। अब आगे चलते हैं अभी। अब देखना, ये आपका सिलेबस है, टोटल 6 बुक है। 6 की 6 बुक हिंदी मीडियम के अंदर जेपीएच की लेके आनी है आपको। हिंदी मीडियम क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का भी, वो भी हिंदी मीडियम में ले आना भी। इंग्लिश में ट्रांसलेट मैं कराऊंगा। सेकंड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, वो जेपीएच की बुक से ही पेपर बनाती है। इस चीज का ध्यान देना। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको जेपीएच की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है। इस चीज का ध्यान दे लेना।
और बुक लेके आओगे, क्या पता उनमें क्वेश्चन वो जो यूनिवर्सिटी में पूछे वो हो या ना हो, तो इस चीज के ध्यान देना। ठीक है भी। अब इसके बाद अपन सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर पे डिस्कस करते हैं। तो सेमेस्टर वाले आ जाओ अभी। अब ये तो बीएससी बीएड के लिए था, 6 बुक है। सेमेस्टर वालों के लिए सेमेस्टर फर्स्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जो कि राजस्थान के शेरों की यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर अपने पास 2 बुक चलती है अभी। एक तो डिस्क्रीट चलती है, एक ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जिसको एलपीपी बोलते हैं। 4 यूनिट आती है टोटल। ठीक है, 3 यूनिट डिस्क्रीट से आएंगी, एक एलपीपी से आएगी भी। ठीक है। डिस्क्रीट, मैथ्स, विविक्त गणित। दूसरी जो है एलपीपी, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी भी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी है। ठीक है। रेखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं का हल। ये अभी 3 यूनिट इससे मिलेंगे आपको, 1 यूनिट इससे मिलेगी, 4 यूनिट आती है भी। ठीक है। अब इस चीज के अंदर देखो, जो बीएससी बीएड में और सेमेस्टर में सेम सिलेबस है, अपन पहले वो पढ़ाएंगे, उसके बाद जो डिफरेंट है उसको अलग अलग बैच चलाएंगे अपने पास। तो ये जो सेमेस्टर फर्स्ट में है ये बीएससी बीएड के अंदर भी है। तो पहले मैं ये पढ़ाऊंगा जिससे दोनों का भला हो जाए। ठीक है, टाइम से सिलेबस हो जाए। ठीक है भी, क्योंकि टाइम से सिलेबस हो जाएगा तो आगे टाइम से सिलेबस हो जाएगा तो बढ़िया तरीके से तैयारी कर लोगे भी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको पढ़ने का रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है भी। नोट्स प्रॉपरली बनाना है, इस चीज का ध्यान देना चाहिए, ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो। ठीक है। प्रत्येक वीडियो के आपके पास नोट्स होने चाहिए। पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको, ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है। एप्लीकेशन पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ। इस चीज का ध्यान दे लेना। आप देखना भी, अपने पास डिस्क्रीट मैथ के अंदर बात चलते हैं। डिस्क्रीट थ्योरेटिकल मैथ है भी, बढ़िया मैथ है, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरेटिकल है, बड़ा मजा आएगा। कुछ तो आपने जैसे सेट रिलेशन है, 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है। तो अपने पास देखना भी, यूनिट फेस्ट लेके चल रहा हूं मैं, जो कि सेमेस्टर में भी है और डिस्क्रीट के अंदर भी है, चैप्टर फेस्ट। हाँ, हिंदी जो सेमेस्टर वाले हैं भी, वो बुक कौन सी लेके आए, वो भी जेपीएस लेके आए भी। या तो आपके जो सीनियर है उनसे पुरानी ले लो, या किसी बुक सेलर है उससे पुरानी ले लो, या आज के दिन मार्केट में एक नई बुक आई है जो दोनों के दोनों बुक एक में ही कर दे, वो ले लो, वो भी सही है। ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना। ठीक है। कंटेंट, लेकिन नोट्स ही अपने को बेटर है। डिस्क्रीट के तो नोट्स ही बहुत अच्छे रहेंगे, नोट से बाहर कुछ नहीं आए। डिस्क्रीट के से बुक भी मत लेना तुम। डिस्क्रीट तो इतना अच्छा लिखा दूंगा तुम्हें कि बुक लेने की आवश्यकता भी नहीं है तुम्हें। ठीक है, नोट्स पढ़ लोगे बहुत है, भला हो जाएगा तुम्हारा, भले आदमी हो। ठीक है। आप देखना भी, यूनिट जो फर्स्ट है, दोनों दोनों क्लासों के अंदर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में भी और सेमेस्टर फर्स्ट में भी, वो क्या है, सेट एंड रिलेशन। समुच्चय और संबंध। समुच्चय और संबंध। ठीक है भी। वैसे आपने सेट और रिलेशन पढ़ा हुआ है। देखो, बुक के अंदर चैप्टर फर्स्ट तो सेट का है, चैप्टर सेकंड है वो रिलेशन का है। ठीक है। तो अपने पास पहले सेट पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट कंप्लीट होने के बाद रिलेशन पे चलेंगे भी अपने पास। देखना, सेट क्या होता है। सेट, जिस विद्यार्थी का पढ़ा हुआ है ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको भी। समुच्चय, समुच्चय क्या होता भी, देखना, इंग्लिश में मैं लिखा रहा हूं अभी, हिंदी के अंदर मैं बोलूंगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान दे लेना। ए वेल डिफाइनाइड, ए वेल
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट collection of objects is called a set is called a set। आप देखना डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, लिखना इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट इन दी set are called n elements। ठीक है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, ऑब्जेक्ट इन दी सेट आर कॉल्ड एन एलिमेंट्स। ठीक है, ये अपने पास इसकी क्या होगी भी डेफिनेशन। सेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल लेटर जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस प्रकार से। या फिर नेचुरल नंबर जो होता है उसको कैपिटल एन से, रेशनल नंबर जो होता है, ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। रियल नंबर जो होता है कैपिटल आर से, कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल सी से। सब अपन लिखाएंगे इस चीज के अंदर। ठीक है, अब लिखो भी आगे, एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। ठीक, ये अभी इंग्लिश में। अब हिंदी मीडियम वाले लिखो भी विद्यार्थी, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी आ जाओ भी। हिंदी मीडियम में लिखो भी, इंग्लिश में लिख दिया मैंने, हिंदी वाले लिखो सुनिश्चित। जो डेफिनेशन है क्या है, सुनिश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं के, सुनिश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह को समुच्चय कहते हैं, सुनिश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब लिखना भी इसके अंदर, जैसे इसको बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख देना, इसको बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मेरे पास सेट है अभी एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं अभी इसको। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, जेड सेट ऑफ इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय।
आर सेट ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहां तक लिखो भी इसको, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसको। क्या ले लिया करो? स्क्रीनशॉट ले लिया करो भी। ठीक है। और प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं प्यारे विद्यार्थियों। तुम अभी कॉलेज लाइन में आए हो, बहुत प्यारे हो। कभी पता चले स्क्रीनशॉट लेके गैलरी भर लो पूरी। ठीक है। अभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे हो तुम। आगे चले भी। सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये भी। अब देखना, सभी को कैपिटल से डिनोट कर रखा मैंने, ये चीज ध्यान देना। अब एक चीज और समझना प्यारे विद्यार्थियों, नंबरिंग सिस्टम के अंदर, मैं किसकी बात कर रहा हूं? नंबरिंग सिस्टम के अंदर सबसे छोटा जो सेट होता है वो कौन सा होता है? नेचुरल नंबर होता है भी। कौन सा होता है? नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है भी होल नंबर, फिर आता है इंटीजर नंबर, फिर आता है रेशनल नंबर, ठीक है, फिर आता है इरेशनल नंबर, फिर आता है भी रियल नंबर, फिर आता है भी कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबरिंग सिस्टम में सबसे छोटा सेट होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से? जो प्राकृतिक से मिले हुए, प्रकृति से मिले हुए अपने पास। ठीक है, जो एक दो तीन चार सभी को पता होता है इन नंबरों के बारे में। वो नंबर जिसके अंदर जीरो काउंट कर सकते हो। इंटीजर, जितने नेचुरल नंबर है और जीरो है उतने ही नेगेटिव ले लो अपने पास। पॉजिटिव प्लस जीरो प्लस नेगेटिव, वो क्या होते हैं? इंटीजर। ठीक है। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए भी। ठीक है। इरेशनल नंबर कौन सा होता है? ठीक है, जो अपने पास नॉन रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेट चलते हैं, जो जैसे पाई हो गया, ई हो गया, किसी संख्या में डिवाइड देने के बाद लगातार चलता रह रहा है, यानी कोई आंसर नहीं आ रहा उसका। ठीक है, और रुक भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, रूट वैल्यूज ले सकते हो। रियल नंबर के अंदर सभी काउंट हो जाते हैं। यहां तक अपने पास क्या चलता है? रियल नंबर के ही अंदर आते हैं सारे के सारे। ये सारे ऑर्डर पेयर में होते हैं। जैसे एक से बढ़ा दो, ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? एक से बढ़ा दो, दो से बढ़ा तीन, तीन से बढ़ा चार, इस प्रकार से ऑर्डर पेयर में होते हैं। ये जो सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बड़ा ही अच्छा सेट होता है अभी। ये ऑर्डर पेयर में नहीं होता। किस में नहीं होता? ऑर्डर पेयर में। तुम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बता नहीं सकते कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है, कौन सा एलिमेंट छोटा है। ठीक है, ये चीज का ध्यान दे लेना। ठीक है, हाँ, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम ये जरूर बता सकते हो कि अपने पास इमेजिनरी पार्ट बड़ा है या इमेजिनरी पार्ट छोटा है, ये जरूर बता सकते हो, लेकिन नंबर नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर में, तो ये ऑर्डर पेयर में नहीं होता अपने पास। अब इसके आगे अपने पास, ठीक है, सेट की डेफिनेशन हो गई है, उसके कुछ एग्जांपल लिखा दिए आपको। ये तो पता ही है कि कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स में कौन आ जाता है? आयटा आ जाता है, आयटा इंक्लूड कर दो। ठीक है, इतना ही है। आप देखना भी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। ठीक है, इस पे डिस्कस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। टॉपिक है अपना डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार।
ठीक है भी। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। पहली जो डेफिनेशन आती है इक्वलिटी ऑफ टू सेट, दो सेट इक्वल कब होंगे। ठीक है, पहली जो डेफिनेशन आती है वो क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू सेट। लिखना 1 नंबर पे। इक्वलिटी ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों की समानता। दो सेट इक्वल कब होंगे अभी, इसको समझना। दो सेट इक्वल कब होंगे, मेरे पास जैसे एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल कब होंगे, समझना इस चीज को। ठीक है, जब ए के जो एलिमेंट्स है, ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी के अंदर हो, बी का प्रत्येक एलिमेंट्स किसके अंदर हो, ए के अंदर हो, वो दोनों सेट क्या होंगे अपने पास, इक्वल सेट होंगे। ठीक है, तो अब इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा इसके अंदर। ठीक है, दोनों मीडियमों के अंदर होगी भी डेफिनेशन। इक्वलिटी ऑफ टू सेट लिखो इसके अंदर, टू सेट ए एंड टू सेट ए एंड बी is to set A and B is called equality of two set। दो सेट है ए और बी, इक्वलिटी कब होंगे, टू सेट ए एंड बी इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ टू सेट इफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज बिलोंग टू, if elements of A is belong to B and elements of B is belongs to A, two set A and B is called equality of two set if elements of A is belongs to B and elements of B is belongs to A। ठीक है, आगे लिखना भी, it is denoted by A equals to B, it is denoted by A equals to B। ठीक है, if x बिलोंग्स टू ए में, दिस इंप्लाइज, दोनों साइड दिस इंप्लाइज भी, अगर x a में बिलोंग करा तो x किस में भी बिलोंग करना चाहिए, b में। अगर x b में बिलोंग करा तो x a में। इसका मतलब क्या, दोनों साइड दिस इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, इससे ये है इससे ये है, ये दोनों साइड होता भी। अब ये तो इंग्लिश में होगी डेफिनेशन, हिंदी वाले लिखो भी, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लिखो भी डेफिनेशन। ठीक है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लिखो, दो समुच्चय ए तथा बी, दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं, दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए का अवयव, यदि समुच्चय ए का अवयव बी में, यदि समुच्चय ए का अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है, इसे हम ए बराबर बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे हम ए बराबर बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं डेफिनेशन। ठीक है, दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए का अवयव बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में
विद्यमान हो, इसे ए बराबर बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि एक्स बिलोंग्स टू ए, दोनों साइड दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी में। ओके भी, ठीक है, ये चीज है। अब सेकंड जो डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय, वो देखना भी क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, तुल्य समुच्चय समझना भी। मेरे पास जैसे दो सेट है, ए सेट ये है, बी सेट ये है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स मान लो, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो किसी या तो मैप से जुड़े हो या किसी के बराबर हो अपने पास, ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं, ठीक। या फिर बोल सकते हो प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ क्या होने चाहिए अपने पास, जुड़े होने चाहिए, या तो किसी मैप से या वन वन मैपिंग से अपने पास। ओके, ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। इक्वलिटी सेट जो होता है, ये जो इक्वल सेट थे ना, उसको तुम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हो बट नॉट कन्वर्स। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट बने अपने पास, ठीक है, इस चीज का ध्यान दे लेना। पहले डेफिनेशन लिखो भी, पहले इसकी क्या लिखो, डेफिनेशन लिखो। टू सेट ए एंड बी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट equivalent sets if there exists a single consistency ब्रैकेट में लिख देना भी इसके अंदर 1 to 1 करोस्पोंडिंग, ठीक है, बिटवीन देम बिटवीन, ठीक है, ये है भी। हिंदी मीडियम वाले लिखो भी इसके अंदर, पहले इंग्लिश वाले लिख लो, ठीक है, अब हिंदी वाले लिखो भी। एक तुल्य समुच्चय क्या होंगे, तुल्य समुच्चय क्या होंगे, ठीक है, दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी परस्पर, दो समुच्चय ए और बी परस्पर तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। दो समुच्चय ए और बी परस्पर तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके मध्य एक एकक की संगतता विद्यमान हो, एक एकक की संगतता विद्यमान हो। देखना भी मैं इसका एग्जांपल देता हूं अभी, एक एकक की संगतता विद्यमान हो। आगे चलते हैं, लेट ए इक्वल टू ले लिया अभी मैंने 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी, माना ए बराबर ये है और बी बराबर ये है। देखना भी, ये सेट लिया भी मैंने 1 2 3 4, ये सेट लिया भी मैंने बी ए बी सी डी, ठीक है। अब देखना, ये अपने पास 1 1 किसी से जुड़ा हो, ये किसी से जुड़ा हो, ये किसी से जुड़ा हो, ये जुड़ गया अभी अपने पास, ठीक है। ये सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं।
ठीक। आप देखना भी ए के अंदर भी अलग एलिमेंट्स है, बी के अंदर भी अलग एलिमेंट्स है, ना तो ए के एलिमेंट्स बी में है ना बी के एलिमेंट्स ए में। ठीक है, तो ये इक्वल सेट तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट सेट है। तो नोट लगा के लिखना कि अपने पास इक्वल सेट होते हैं उनको इक्विवेलेंट बोल सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल बने। कह सकता हूं कि जो समान समुच्चय होते हैं वो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो। नोट में यही लिखेंगे अभी अपने पास। इक्वल सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट बट नॉट कन्वर्स। मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल दे भी दिया जो अपने पास इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। हिंदी वाले लिखना भी, समान समुच्चय है, समान समुच्चय को हम तुल्य समुच्चय कह सकते हैं, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। अब आगे जो डेफिनेशन चलती है अभी, ठीक है, थर्ड नंबर की डेफिनेशन आती है, वो है नल सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। कौन से सेट होते हैं? रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय या ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, या फिर फाई को बोल सकते हो, वो क्या होते हैं? नल सेट या एम्प्टी सेट बोल सकते हो। ठीक है, लिखो भी डेफिनेशन थर्ड नंबर पे। एम्प्टी सेट void set and nullity सेट, या नल सेट भी बोल सकते हो। एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको, void भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय भी, नल सेट कौन से होंगे? ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करता। ठीक है, वो क्या कहलाता है? नल सेट। जैसे फाई हो गया, ठीक है, या फिर कोई ब्रैकेट ले लो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो भी नल सेट की। इफ इफ any set if any set is not belong to any elements in set, if any set is not belong to any element in set, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहा, उसको तुम क्या कह सकते हो? एम्प्टी सेट कह सकते हो। ठीक है, इट इज कॉल्ड नल सेट। इट इज कॉल्ड नल सेट। इट इज डिनोटेड बाई आई और ब्रैकेट। ठीक, ये अभी अब हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लिखो, अब हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लिखो इसके अंदर। ठीक, यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव, यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे इसे फाई और ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई और ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। देखना भी, यहां तक कि एक बार क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, मैं आगे चल रहा हूं।
अब आता भी फोर्थ नंबर डेफिनेशन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट भी बोल सकते हो और यूनिट सेट भी बोल सकते हो इसको। एकल समुच्चय, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट्स हो उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, यानी एक ही अवयव विद्यमान हो, किसी सेट के अंदर एक ही अवयव विद्यमान हो उसको क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय बोलते हैं। लिखना भी इसकी डेफिनेशन, इफ एनी सेट ओनली बिलोंग, if any set only belong to one elements, if any set only belong to one element, it is called unit set, it is called unit set। जैसे एग्जांपल लिया अभी मैंने, ये है मेरे पास या फिर ये ले लिया, इस प्रकार से। ठीक, हिंदी वाले लिखो भी, हिंदी वाले लिखो, यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव हो तो, यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण लिखो इस प्रकार से, और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो डेफिनेशन है वो क्या है अभी, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अभी देखो फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होता है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, जो कह सकता हूँ फाइनाइट नहीं वो इनफाइनाइट होगा, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सारे इनफाइनाइट में जाते हैं। लिखना भी इसके अंदर डेफिनेशन, इफ एनी सेट number of elements, if any set number of elements is finite, then it is called, if any set number of elements is finite then it is called finite set। ठीक, and if any set, and if any set is not finite, जो सेट फाइनाइट नहीं है, ठीक, वो क्या कहलाएगा अभी, देन इट इज कॉल्ड
इनफाइनाइट सेट, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। हिंदी मीडियम वाले लिखो भी। देखो पहले क्या लिखा है मैंने इंग्लिश के अंदर, इफ एनी सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, एंड इफ एनी सेट इज नॉट फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट अपने पास। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखो, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित है तो परिमित समुच्चय, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित है तो परिमित समुच्चय, तथा यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित नहीं है तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो भी इसके। अब देखो डेफिनेशन क्या थी, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित है तो उसे परिमित समुच्चय, तथा यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित नहीं है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखना भी। जैसे मेरे पास ए है, ए इक्वल्स टू एक्स फ्रॉम एक्स लेस देन 5, एक्स बिलोंग कर रहा है किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, एक्स फ्रॉम एक्स लेस देन 5, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, अभी एक्स की जो वैल्यूज है वो 5 से छोटी है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं ना। तो ये क्या होगा मेरे पास, फाइनाइट सेट हो गया, परिमित समुच्चय हो गया अभी ये। ठीक है, बी जो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स की जो वैल्यूज है 2 या 2 से बड़ी है। ठीक है, और एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो इसका मतलब क्या, नेचुरल नंबर के अंदर तो 2 से बड़े बहुत सारे होंगे भी, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो बी जो हो गया वो कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया अभी। ठीक है, यहां तक देखना भी। आज का जो वीडियो था ये उतार लो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज का जो वीडियो था उसके अंदर अपने पास सेट पड़ा है, पहले सिलेबस डिस्कस किया है, सेट पड़ा है सिलेबस, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सेट यानी समुच्चयों के प्रकार पड़ा है। आज के लिए इतना काफी है। इनके वीडियो, इस वीडियो के प्रॉपरली नोट्स बना लेना, आगे वाला लेक्चर लेने से पहले इस लेक्चर को जरूर देखना। ठीक है, यूट्यूब चैनल जिस विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। उन विद्यार्थियों तक आवाज पूछनी चाहिए जो शिक्षा से वंचित हैं। ठीक है, जो भी कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो भी कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है कंटेंट, कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो कृपया करके उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचाए, अपने जो साथी हो उनको भेजो, अपने जो ग्रुप है कॉलेज का है, ठीक है, या स्कूल का ग्रुप है, और जो बीएससी कर रहा है अभी उन विद्यार्थियों तक, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम निकल के आए हो, रास्ते से मत भटक जाना। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।